हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। आज हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ हीट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आंसर भी दिया गया है, लेकिन आंसर को हम लोग डायरेक्ट डिस्कस नहीं करते हुए उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो द मोड, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट through a material in direction of lower temperature without the actual visual movement of its molecules is called। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है जो लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स का विजुअल मूवमेंट नहीं होता है। तो आप कॉन्सेप्ट अब समझिए कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। कंडक्शन में क्या होता है, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होता है। और जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो एटम टू एटम आपस में कोलिजन के थ्रू होता है। जबकि कन्वेक्शन में क्या होता है, एटम का विजुअल मूवमेंट होता है। जैसे पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसके एटम फ्री होते हैं थ्रू आउट जो वाटर है उसके अंदर घूमने के लिए। ठीक, तो वहाँ तो विजुअल मूवमेंट होता है। रेडिएशन में क्या होता है, वैक्यूम भी है तो वहाँ पर भी आपका हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा है विदाउट द एक्चुअल विजुअल मूवमेंट, यानी कि वहाँ पर कोई भी विजुअल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो होता है कंडक्शन में। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हालांकि आपको आंसर में दिखाई दे रहा होगा बी कन्वेक्शन, तो ये गलत है। कंडक्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कंडक्शन में किसी तरह का एटम मूवमेंट नहीं होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, ये जो एटम है ये गर्म होकर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला एटम नीचे आ जाएगा। कंडक्शन में क्या होगा, सारे एटम अपने पोजीशन पर फिक्स रहेंगे। अब वाइब्रेशन करते हैं और वाइब्रेशन के थ्रू आपस में कोलिजन करते हैं और हीट का ट्रांसफ़र होता है, एक दूसरे में होता रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन इज पॉसिबल इन केस ऑफ। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए सॉलिड, बी लिक्विड, तीसरा है गैस, डी है ऑल ऑफ दिस। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन, जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में पॉसिबल होता है। कंडक्शन कभी भी लिक्विड्स में, गैस में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि कंडक्शन में जो एटम होता है या मॉलिक्यूल्स होता है वो अपनी पोजीशन पर फिक्स होता है, वो अपनी लैटिस पर ही बैठा रहता है। और आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एटम अपने फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करता रहता है। जब ये वाइब्रेट करता है और इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो इसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और आपस में एक दूसरे से कोलिजन करते हैं और इस प्रकार ये हीट ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को। ये वाला आइटम इसको, ये वाला आइटम इसको, ये वाला आइटम इस तरह हीट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एटम फिक्स होते हैं और ये कहाँ पर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही हो सकता है। लिक्विड में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट लिक्विड में घूमने के लिए फ्री होते हैं। और गैस में तो आप लोग जान ही रहे हैं कम्प्लीटली फ्री होता है, वो बहुत दूरी तक जा सकता है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, वो अपने वाटर सरफेस से या वाटर वॉल्यूम से ज़्यादा दूरी पर मूव नहीं कर सकता है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा द अमाउंट ऑफ, देखिए डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आपको डिफिनीशन याद है तो आप ऑप्शन तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो इन 1 सेकेंड बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ ए यूनिट ट्यूब इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फेस व्हेन डिफरेंस इन टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री इज कॉल्ड। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का ही परिभाषा है, ये थर्मल कंडक्टिविटी का ही डेफिनेशन है। तो इसमें ऑप्शन सी डायरेक्ट आ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि पहले ही हम बता रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन सीजीएस सिस्टम इज, पूछ रहा है। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट सीजीएस में, तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, कैपिटल के थर्मल कंडक्टिविटी को दिखाता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई ए फॉर एरिया
डेल्टा टी हम कह दे रहे हैं, हालांकि होता है T2 माइनस T1, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंप्लिसिटी और स्क्रीन के शॉर्टनिंग को ध्यान में रखते हुए डेल्टा टी लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई टी। इन दोनों टी में डिफरेंस क्या है? ये जो डेल्टा टी है ये टेम्परेचर को दिखा रहा है, ये जो टी है ये टाइम को दिखा रहा है। तो क्यू क्या है? एनर्जी हो गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। एक्स क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एरिया, ये भी आपका क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेम्परेचर है तो ये क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। टाइम है तो ये सेकंड हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो स्क्रीन पर दिख रहा है तो कितना आएगा? ध्यान में रखिए, आएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जूल सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड, क्योंकि देखिए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एरिया डेल्टा टी मल्टीप्लाई टाइम। तो क्यू जूल एक्स और ये वाला एक्स और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर यूनिवर्स हो जाएगा। डेल्टा टी हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड यूनिवर्स हो जाएगा। डेल्टा टाइम सेकंड यूनिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देखिए डी वाला ही सही आ रहा है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द मेटल विथ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, कौन सा मेटल का हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होगा? तो कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड इसमें पूछा गया है। तो याद रखिए, जिस भी मेटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगा। इसमें आप देखिए सिल्वर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, या सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल हैं थर्मल कंडक्टिविटी के, या फ्री इलेक्ट्रॉन ही थर्मल कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। कॉपर, आयरन, गोल्ड नहीं होगा। आयरन तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, विच इज़ द गुड कंडक्टर इन द फॉलोइंग लिक्विड, इसमें पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा बेहतर कंडक्टर होगा नीचे लिखे लिक्विड्स में। तो लिक्विड्स का नाम देखिए बड़ा अच्छा है, अल्कोहल, मरकरी, वाटर, बेंजीन। तो इन तीनों में चारों से आप भली भांति परिचित होंगे, अल्कोहल, वाटर, बेंजीन। वाटर तो रोज़ ही यूज़ करते हैं, बेंजीन कभी कभी केमिस्ट्री लैब में आप लोग यूज़ किए होंगे, अल्कोहल भी आप लोग केमिस्ट्री रूम में लैब में यूज़ किए होंगे, और अल्कोहल तो ऐसे लोग लिख कर पीता भी है शराब के रूप में। तो अल्कोहल, बेंजीन, वाटर से परिचित होंगे। मरकरी का भी आप लोग दर्शन कहीं ना कहीं ज़रूर से किए होंगे। मरकरी के बारे में मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। बाकी सारे मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो मेटल होते हुए भी लिक्विड के फॉर्म में होता है। चूँकि ये मेटल है तो मेटल में आप लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, और गुड कंडक्टर के लिए या थर्मल गुड कंडक्टर के लिए या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अच्छा शो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्कोहल, वाटर, बेंजीन में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में होते हैं, सिर्फ मरकरी में होता है, इसलिए मरकरी ही गुड कंडक्टर होगा। ठीक, तो ऑप्शन इसका सी है। स्क्रीन पर दिख रहा है लेकिन इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आ रहा है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के अवेलेबिलिटी के कारण आता है। जिस भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, जिस भी वस्तु में मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, वो बैड कंडक्टर होगा। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। क्वार्ट्ज, ये सब क्या है? बैड कंडक्टर है। और गुड कंडक्टर क्या है? जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो इस बात को, बेसिक चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच इज ऑड एमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इन चारों में कौन ऑड है यानी अलग है? तो देखिए, मर्क्यूरी वेपर, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम ये सब क्या है? गैसेस है। मर्क्यूरी क्या है? ये भी गैस है लेकिन मेटल वेपर का है। और इन तीनों में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या अपने ऑक्साइड के फॉर्म में जब होते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है? O2 लिखा जाता है। नाइट्रोजन भी डबल के फॉर्म में होते हैं।
और जब ये डबल के फॉर्म में होते हैं तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, जबकि मर्करी वेपर वेपर के फॉर्म में भी होगा तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मर्करी में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ज़्यादा होते हैं। तो ये आपका R1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, मर्करी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द अल्टीमेट इंसुलेटर ऑफ हीट इज, कौन सबसे अच्छा इंसुलेटर है हीट का, पूछा जा रहा है। तो एबेस्टस, एयर, वुड, वैक्यूम। तो देखिए इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस भी वस्तु पदार्थ मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन कम से कम होंगे वो बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होगा। तो एबेस्टस को बहुत अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। आप लोग देखे होंगे जो फायरमैन होते हैं, आग बचाने या दमकल में जो लोग कार्य करते हैं वो लोग एबेस्टस का ड्रेस पहने रहते हैं, क्योंकि एबेस्टस से वो लोग जलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उससे गर्मी पैदा होती है। हवा में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। आप देखेंगे जब आग जलता है तो आपको आँच आता होगा या गर्म लगता होगा। तो क्यों होता है, क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं आग के संपर्क में आके गर्म हो जाते हैं, और हमारे जब संपर्क में आते हैं तो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और हमको हीट एनर्जी दे देते हैं, जिसके कारण हमको गर्मी महसूस होती है। इसी तरह लकड़ी भी होता है जिसमें कि बहुत ही कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी लकड़ी भी गर्म होता है, क्योंकि कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन ज़रूर होते हैं। लेकिन वैक्यूम क्या होता है, वहाँ पर किसी भी तरह का एटम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल ही नहीं होता है। जब एटम ही मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की बात ही नहीं उठती है। इसलिए वैक्यूम जो है कंप्लीटली एक अच्छा इंसुलेटर होता है हीट का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कुल इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।